नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। महाराष्ट्र की सियासत पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्म हुई है। कई सारी अटकलें जो लगातार वहां पर लगती जा रही हैं, उसको लेकर के वहां का जो सियासी माहौल है वो खासा दिलचस्प हो गया है। कहा यह जाता है कि सियासत में कोई भी संबंध जो है वो स्थायी नहीं होता है, ना ही अस्थायी होता है। सियासत में जितने भी संबंध बनते और बिगड़ते हैं, उनके पीछे ज़्यादातर जो कारण होता है वो सत्ता का फेवर, सत्ता का लालच या सत्ता का साथ। सबसे प्रमुख वजह हमेशा से यही रही है सियासी गठबंधन, सियासी संबंधों के बनने और बिगड़ने की। महाराष्ट्र में इस समय कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी, जब से वो गिरी, उसके बाद से विपक्षी दलों के गठबंधन की जो इंडिया अलायंस की बात होने लगी, और अब जब उस महाराष्ट्र की सियासत में जो सबसे बड़े वहाँ के नेता हैं, सबसे बड़े चेहरे जो हैं शरद पवार, उनको लेकर के अब जो है वो कयासों का दौर लगाया जा रहा है। शरद पवार के लिए ये कयासों का दौर जो है वो तब से शुरू हुआ जब उन्होंने भतीजे अजीत पवार के साथ सीक्रेट मुलाकात कर ली। 12 अगस्त को ये सीक्रेट मीटिंग पुणे में एक कारोबारी के आवास पर हुई थी, और तब से ये कयासों का जो दौर है वो जारी है। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं कयास ये लगाया जा रहा है कि शरद पवार जो है वो बीजेपी खेमे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं कई कयास जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अजीत पवार के अभी भी शरद पवार खेमे में वापसी की भी हैं। इसके अतिरिक्त खबर ये भी है कि अब महाविकास आघाड़ी के बाकी जो दल हैं, यानी शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट और कांग्रेस, इन्होंने प्लान बी की तैयारी शुरू कर दी है। प्लान बी की तैयारी के जो खबर है, इन खबरों के साथ एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पहले शरद पवार को कैबिनेट ऑफर की गई, कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनको ऑफर मिला अजीत पवार के माध्यम से। बाद में खबर यह आने लग गई कि सुप्रिया सुले को भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का ऑफर भाजपा की तरफ से आया है। तो ये जो सारे कयास लग रहे हैं एक के बाद एक, इसके चलते महाराष्ट्र की सियासत इस समय जो है वो गरमाई हुई है। अब इसमें मामला क्या है पूरा, 12 अगस्त को जो है वो कोरेगांव पार्क का जो क्षेत्र है उसमें व्यवसायी अतुल चौड़िया के घर पर मुलाकात होती है शरद पवार और अजीत पवार की। शरद पवार वहाँ पर मौजूद होते हैं, अजीत पवार वहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं। शरद पवार जब मिलते हैं, जब निकलते हैं, तो वो जो है वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे मिलते हुए निकलते हैं, लेकिन अजीत पवार जो है वो अपनी गाड़ी में काफ़ी बचते और छिपते हुए निकल गए थे। इसको लेकर के उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात बहुत सामान्य थी, उसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं शरद पवार ने कहा था कि वो उनका रिश्ता है, वो अजीत पवार उनके भतीजे हैं, तो इसमें मुलाकात करने में बुराई क्या है। मुलाकात करने में किसी भी तौर पर कोई बुराई नहीं है, पर इस समय जब देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्षी एकता की बात चल रही है, जो विपक्षी एकता का गठबंधन है इंडिया, उसको लेकर के जब जो तमाम सियासी दल हैं वो उनको मजबूत करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं, ऐसे में जो ये मुलाकातें होती हैं उनसे जो है कन्फ्यूज़न पैदा होती है, और यही दावा बार बार महाविकास आघाड़ी के बाकी दल कर रहे हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट हो या कांग्रेस, वो बार बार यही कह रहे हैं कि शरद पवार और अजीत पवार की सीक्रेट मुलाकात से जो है वो एमवीए के बाकी दलों में कन्फ्यूज़न है, इंडिया के बाकी दलों में कन्फ्यूज़न है, और साथ ही साथ जनता जो है, जनता में भी भ्रम की स्थिति फैल रही है। जो शिवसेना यूबीटी का जो मुखपत्र है सामना, उसके संपादकीय में ये बात दावा किया गया था, इस चीज़ की ये बात लिखी गई थी कि शरद पवार और अजीत पवार की सीक्रेट मुलाकात से जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, और साथ ही साथ इसको लेकर के शरद पवार की इमेज खराब हो रही है। यानी इन मुलाकातों के चलते जो भ्रम की स्थिति जनता के बीच में फैल रही है, उससे शरद पवार की जो राजनीतिक छवि है उसको नुकसान होने की बात सामना ने कही है। ऐसे में ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब एक तरफ जहाँ शरद पवार इसको सामान्य बताते हैं अपने भतीजे से मुलाकात, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार जो है वो भी इस मुलाकात को सामान्य बता देते हैं कि इसको तूल देने की जरूरत है। लेकिन इन सबके बीच में महाराष्ट्र के जो विधानसभा में जो नेता विपक्ष हैं, विजय वडेट्टीवार, वो उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के सामने ये शर्त रखी है, ये कहा है कि आप मुख्यमंत्री तभी बन पाएंगे जब शरद पवार को साथ में लेकर के आएंगे।
यानी अजीत पवार अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें शरद पवार को भारतीय जनता पार्टी खेमे में लाना होगा। बिना शरद पवार को भारतीय जनता पार्टी खेमे में लाए अजीत पवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। इसको लेकर के लगातार पहले से ये बात हो रही है, जब से अजीत पवार आए हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी सरकार के साथ, तब से ये चर्चा चल रही है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी जा सकती है। एकनाथ शिंदे अब लेवलिटी हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो ऐसे में अजीत पवार के लिए जो बातें कही जा रही थी, अब अगर जो विजय वडेट्टीवार की बात सच मानी जाए, अगर ये इस दावे में जरा भी सच्चाई होती है, तो निश्चित तौर पर अजीत पवार के लिए भी स्थितियां आसान नहीं होती हैं, क्योंकि शरद पवार अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। शरद पवार ने ये बात पहले ही कही थी सांगोला में, जब उनकी जनसभा हुई थी, उसके बाद जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने अपना रुख साफ किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा जो है, वो एनसीपी से मेल नहीं खाती। हालांकि विचारधारा कितनी मेल खाती है, कितनी नहीं खाती है, ये कई मौक़ों पर देखा जा चुका है। शिवसेना के साथ भी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, सरकार बनी। कांग्रेस के साथ भी विरोध चल रहा था, सरकार बनी। वैसे में भाजपा के लिए भी ये बात कही जा रही है कि एनसीपी से उसकी विचारधारा मेल नहीं खाती है। कुछ ऐसी ही बात सुप्रिया सुले ने भी कही। सुप्रिया सुले को लेकर के ये चर्चा चल रही थी कि सुप्रिया सुले को भी कैबिनेट मंत्री का पद ऑफर किया गया है। इस पर सुप्रिया सुले का बयान साफ तौर पर आया कि मुझे कोई पद ऑफर नहीं किया गया है, पता नहीं क्यों इस तरीके की बातें की जा रही हैं। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र की कांग्रेस के नेता हैं, वो जिस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं एनसीपी और शरद पवार के ऊपर इस मुलाकात को लेकर के, उस पर भी सुप्रिया सुले ने जो है वो दो टूक जवाब दिया। सुप्रिया सुले का साफ कहना है कि वो इस तरह की कोई बात नहीं है, शरद पवार अपना रुख साफ कर चुके हैं। संगोला के जनसभा का उन्होंने जिक्र किया है अपने जवाब में, और साफ साफ ये बात कही है कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो गौरव गोगोई जैसे वरिष्ठ नेताओं के सीधे सीधे संपर्क में हैं कांग्रेस के, लेकिन वो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता जब इस तरीके की बात कह रहे हो, लेकिन सुप्रिया सुले कह रहे हैं कि हम आपके हाईकमान के सीधे सीधे संपर्क में हैं, हमें आपके संपर्क में रहने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रिया सुले का रुख भी इस पर साफ हो जाता है। और ये जो लगातार चीज़ें हो रही थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पहले ही कह चुके हैं, नाना पटोले का बयान आया था कि ये जो भले ही उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, तो वो जो मीटिंग थी वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है विपक्षी दलों की, उसके तैयारी को लेकर के चर्चा हुई, उस संबंध में बैठक थी। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि प्लान बी की जो बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, उस पर फैसला हाईकमान को लेना है, अंतिम फैसला जो होगा वो हाईकमान लेगा। तो अब कुल मिलाकर शरद पवार और अजीत पवार की जो सियासत है, उस सियासत ने पूरा माहौल गर्म कर रखा है। और एमबीए में हलचल तेज है, महाविकास अघाड़ी में तेज हलचल है। तमाम जो नेता हैं उनकी प्रक्रिया शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के खिलाफ है। इससे भ्रम पैदा होने, जनता में भ्रम पैदा होने, बाकी सियासी दलों में जो है वो कन्फ्यूज़न होने जैसे दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच में जो प्लान बी की भी एक खबर खूब तैर रही है कि प्लान बी की तैयारी हो रही है। और वो प्लान बी ये बताया जा रहा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो गुट है वो कांग्रेस के साथ मिलकर के बिना एनसीपी के, बिना शरद पवार के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरीके का प्लान बी यानी बैकअप प्लान बनाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच में ये बड़ा दावा है कि एक तरफ जहां शरद पवार को पहले कैबिनेट में पद ऑफर किया गया, वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले को, जब शरद पवार पर कामयाबी नहीं मिली तो सुप्रिया सुले को कैबिनेट जो है वो ऑफर किया गया। हालांकि संजय राउत ये बात कह चुके हैं, या दूसरे नेताओं की तरफ से भी ये बात भी कही जा रही है कि अजीत पवार जो है वो इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो बार्गेन कर पाएँ, शरद पवार जैसे नेता को वहाँ पर ले जा पाएँ या कैबिनेट मंत्री का पद दिलवा पाएँ। तो इस तरीके की चर्चाएं भी आम हैं। अब देखना ये होगा कि इन सारी चर्चाओं के बीच में इंडिया के जो दल हैं, यानी अपोजिशन यूनिटी, विपक्षी एकता वाले जो दल हैं, वो कैसे अपने को एक रख पाते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि अपनी एकता का संदेश वो जनता तक कैसे सकारात्मक रूप में पहुँचा पाते हैं। धन्यवाद।